वेलकम क्लास 12th। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन आपको सीखनी होगी। गॉस लॉ बोलिए या गॉसियस लॉ बोलिए या गॉस थ्योरम बोलिए, राइट। ये साइंटिस्ट का नाम है गॉस, तो इसलिए गॉस लॉ। इस गॉस लॉ को समझने के लिए बच्चों आपको ये दो टर्में पहले सीखनी पड़ेंगी। वन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर ds से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से डिनोट होता है। इन दोनों का इस्तेमाल मैं करूँगा गॉस लॉ में। जो आप पहले एरिया वेक्टर समझ लीजिए ज़रा। अगर आपको पूछे कोई एरिया स्केलर है कि वेक्टर है, तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यही आपने सीखा है, लेकिन आज आप सीखेंगे कि ये वेक्टर भी कहलाता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है। देखिए इस बॉडी की कोई शेप है, राइट, और इसकी देखो कितने फेसेस हैं, खुद ही देख लीजिए आप। इसके फेसेस 6 फेसेस हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ रखूँ ज़रा मुझे बताइए, हर फेस की अपनी अपनी डायरेक्शन है और हर फेस का एरिया भी है। टॉप वाला जो है राइट, फिर बॉटम वाला है, राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, उस साइड वाला, इस साइड वाला है। तो हर एक एरिया जो है फेस का, हर एक फेस का एरिया, उसकी एक डायरेक्शन भी है, राइट। यस, तो सपोज मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ये देखिए क्लोज सरफेस है। अब अगर मैं छोटा सा इसका एरिया कहीं पे सिलेक्ट करूं, ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे एक और छोटा सा एरिया, यहाँ छोटा सा एरिया, यहाँ सेंटर में कहीं छोटा सा एरिया, राइट। एरिया का मैग्नीट्यूड है हर एक का, लेकिन हर एक एरिया की, स्मॉल एरिया की डायरेक्शन भी है, ओरिएंटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे इन स्मॉल एरियाज की इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी कभार यूज करते हैं एरिया एज ए वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आप सीख लीजिए। सपोज ये छोटा सा एरिया है, राइट, तो इस एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाहर की ओर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। इस एरिया पर आउटसाइड एक नॉर्मल ड्रा करते हैं और एरो लगाते हैं, जो बताएगा इस एरिया का मैग्नीट्यूड भी और इसकी ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन भी। जो इसका एरिया होगा, स्मॉल एरिया है, तो वो ये इसकी जो है ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी, और इसकी डायरेक्शन किधर को है वो एरो बताएगा। सेम इसका जो है ये तो आएगा ऐसे ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ दिखाऊंगा मैं, ऐसे आएगा। दिस इज द स्मॉल एरिया, बाहर की ओर नॉर्मल ड्रा करूंगा स्मॉल एरिया पे। सेम यहाँ भी बाहर की ओर एरो ड्रा करेंगे नॉर्मल इस एरिया पर आउटसाइड, राइट, और लिखेंगे स्मॉल ds विद एरो, राइट। तो सेम सभी को हमने ऐसे लिखना होगा, देखिए, ओके। सो ये हो गया, सबके लिए हम ऐसे लिखते हैं। अब जैसे बोलिए, अब इसका ऊपर वाला जो एरिया है उसके लिए मैं नॉर्मल आउटसाइड ड्रा करूंगा बाहर की ओर। इस साइड वाले का एरिया रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे नॉर्मल ड्रा करूंगा बाहर की ओर। सेम हर साइड के लिए एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नॉर्मल बाहर की ओर ड्रा करना पड़ेगा और एरो उसकी डायरेक्शन बताएगा। या हम इसी को हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं बच्चों। ये देख लीजिए, अब सपोज ये जो है, ये जो स्मॉल एरिया दूसरा यहाँ मेरे पास है, इस एरिया का जो है, इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, राइट, उसको मैं लिखूंगा ds से। पूरा जो क्लोज एरिया है, इस पूरे क्लोज एरिया का सरफेस एरिया दीजिए ऐसे। लेकिन अगर स्मॉल एरिया है तो इसको हम ds लिखते हैं। तो ये हो गया ds, इस एरिया का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, एक बाहर की ओर नॉर्मल ड्रा कर सकते हो और उसको यूनिट वेक्टर n से डिनोट कर सकते हो। दोनों का सेम मतलब है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये और ये सेम ही है, राइट। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन देता क्या है, ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन। लिहाजा वेक्टर ds को हम लिख सकते हैं ds
into unit vector n. This gives its magnitude, ये देगा इसकी डायरेक्शन. अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? किसी एरिया पे नॉर्मल आउटसाइड, तो यूनिट वेक्टर n क्या होगा? नॉर्मल आउटसाइड. तो अब याद रखिएगा कि वेक्टर ds जो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसको लिखा जा सकता है ds इंटू यूनिट वेक्टर nb. तो ये याद रखिएगा. तो दिस इज व्हाट वी कॉल एरिया वेक्टर. समझ गए ना? तो लिहाजा कभी कभार हम एरिया को वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर. तो किसी भी स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करना हो तो एक आउटरन नॉर्मल ड्रा करते हैं, यानी बाहर की ओर नॉर्मल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ds से या फिर ds इंटू यूनिट वेक्टर n से. तो ये था पहला पार्ट, एरिया वेक्टर. चलिए बच्चों, अब दूसरा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दूंगा. वाटर फ्लक्स, एयर फ्लक्स, ये सीखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों रहते हैं. देखो बच्चों, अक्सर जो पानी हमें डिपार्टमेंट सप्लाई करता है, दैट्स कॉल्ड PHE, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राइट? PHE. अक्सर ये जो ऑफिसर लोग होते हैं वो आपस में कभी कभार वाटर फ्लक्स यूज करते हैं वर्ड. वो देखो कब यूज करते हैं. देखिए, सपोज इस पॉइंट पे एक जगह पे सोर्स है पानी का. इट्स अ सोर्स हियर, ए पॉइंट पे सोर्स, पानी यहां से निकल रहा है, और यहां बी पॉइंट तक ये पानी लाना है. सपोज यहां एक सिटी है, इनको पानी देना है. अब क्या करेंगे, वो सोर्स से ए से बी तक एक पाइप बिछाएंगे. ये देखिए, ये पाइप, इसके थ्रू पानी जाना है. अब इस पाइप का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ये देखो, दिस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? जैसे ये जो मेरे पास पेन है, तो ये जो गोलाई है, दिस इज कॉल्ड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां, ये देखिए आप. तो जो ही आप देखिए, जो ही अब मैं इस सोर्स से पानी इसके अंदर डालता हूं, तो डेफिनेटली पानी ऐसे एंटर करेगा इसमें. नॉर्मली इनसाइड एरिया के अंदर पानी ऐसे घुसेगा, तो पूरा एरिया कवर होगा. तो जो ये मैं एरोज दिखा रहा हूं, ये पानी का अंदर बहना है. पानी बहेगा, इसके अंदर जाएगा, पूरा एरिया कवर होगा. सपोज ड्यू टू होल्स इन दिस पाइप, पानी थोड़ा सा वेस्ट हो गया, उधर इधर चला गया, और जो ही ये इस पॉइंट बी तक पहुंचा, तो पानी जो बाहर आया, नॉर्मली जैसे दिखा रहा हूं, जरा खुद देखिए, ऑलमोस्ट आधा ही है, आधा एरिया खाली है. तो वो जो PHE डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो बात करते हैं कि भाई सोर्स पर जो वाटर फ्लक्स है वो 100% है, और जो रिसीविंग स्टेशन है जहां उसको रिसीव कर रहे हैं, वहां 50% है. अब जरा समझ लीजिए, मतलब यहां पूरा एरिया जो है पानी कवर कर रहा है, पूरा पानी बह रहा है थ्रू होल एरिया, और यहां आधा एरिया खाली, आधे एरिया से पानी बह रहा है. इसलिए वो यूज करते हैं वाटर फ्लक्स. इसी तरीके से एयर फ्लक्स, किसी जगह से एयर का फ्लो करना, नॉर्मली एयर पास होगा किसी एरिया से. सो दिस इज एन एरिया, राइट? वो खिड़की है, तो यहां से अब हवा बह रही है, ऐसे हम दिखाएंगे हवा का बहना, ये दिखा रहे हैं, इसके अंदर से बह रहा है, राइट? ये लाइनें एयर को रिप्रेजेंट कर रही है. तो जब ये एयर जो है, एयर को हम, जो लेयर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन लाइनों से, इस एरिया से नॉर्मली पास हों, तो उसको हम नाम देते हैं एयर फ्लक्स, वाटर फ्लक्स. सो टेल मी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी तरीके से हम इजीली समझा सकते हैं कि अगर ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको मैंने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी लाइनों से, कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. देखिए, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से आ रहा है, इधर को जा रहा है. अब अगर बीच में कोई एरिया रख दिया जाए, सपोज अब ये देखो, ये एरिया है, एक रिंग है. बोले बच्चों, क्या इस रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है. नॉर्मली जो है, ऐसे अगर मैं खड़ा रखूं रिंग और ए से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूं, तो देखिए यहां 3 लाइनें पास हो रही हैं. तो इसी तरीके से अगर मैं एक अब एरिया ये ले लूं, बड़ा सा एरिया कर दिया मैंने, अब बोलिए इसमें 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही है नॉर्मली.
तो यहां भाएंगे, यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन यहां ज्यादा यहां कम, क्योंकि यहां जो एरिया में ले रहा हूं उसमें से देखो कितनी लाइनें पास हो रही हैं, और इस एरिया से बड़ा बेशक एरिया है पर लाइनें भी ज्यादा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे करते हैं कि जब किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली पास हो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली पास हो, उस समय उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू सम एरिया। ओके, सो दिस इज सिंपली डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी आपको मैं सिखाता हूं। बच्चों सिंपल है, ये देखिए मेरे पास ये एक एरिया है, राइट, यह बहुत बड़ा एरिया भी है, ये बहुत बड़ा एरिया है और जिसका एरिया है S। अब मैं एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करता हूं, ये छोटा सा एरिया ऐसे, और इस छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अभी मैंने आपको बोला वेक्टर ds से। तो ये जहां मर्जी आप जिस साइड दिखाइए, ये देखिए दिस इज वेक्टर ds, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा आउटसाइड। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है पास इसी डायरेक्शन में हो रहा है, सेम इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास हो रहा है, पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, डेफिनेटली होगा। वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर होगा वो कैसे निकालते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो स्मॉल एरिया पे निकालने जा रहे हैं, तो लिखेंगे डी फाई ई, राइट, स्मॉल, और इजिली हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वेक्टर ds से, जिस एरिया से वो पास हो रहा है। सिंपल, ई को ds से मल्टीप्लाई करने से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्मॉल एरिया पे निकल जाएगा, राइट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ऐसे नहीं है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एंगल है, मान लीजिए थीटा पे। अब बोलिए कैसे निकालोगे फ्लक्स, बिल्कुल यही फार्मूला यूज करूंगा, डी फाई ई। लेकिन बच्चों याद रहे मैंने अभी बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली। अब देखो ये नॉर्मल है, हमेशा मैंने बोला था एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है सरफेस एरिया पर, ये नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, राइट, ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो अब है क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिजॉल्व करना होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जाएगा ए से और एक जाएगा ए से, राइट, डेफिनेटली ये होगा ई कॉस थीटा और ये होगा ई साइन थीटा, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मली कौन पास हो रहा है, ई कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा ई कॉस थीटा इंटू ds। सेम फॉर्मूला हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करिए, विच इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ds cos theta, which can be written as vector E dot ds। बोलिए कैसे, E ds cos theta, is it like AB cos theta? और मैंने 11th में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, और AB cos theta किसके बराबर होता है, ये होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B। सिमिलरली A की जगह E, B की जगह ds cos theta, E डॉट ds लिखा जा सकता है। सो फ्लक्स जो है अब इस स्मॉल एरिया पे कितना होगा, ये मैंने आपको निकाल के दिया, ये आया फार्मूला ई डॉट ds। अब ये फ्लक्स बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखिए अच्छा उससे पहले बोलो, ये फ्लक्स मैंने निकाला है स्मॉल एरिया पे। अब अगर इस पूरे पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बच्चों आपको फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सरफेस क्लोज सरफेस पे निकलेगा, तो इंटीग्रल डी फाई ई, क्योंकि सरफेस क्लोज है तो यहां एक क्लोज सरफेस के लिए रिंग जैसे बनाएंगे, और इस क्लोज सरफेस का कुछ सरफेस एरिया भी है वो है एस, वो यहां लिखेंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे पूरे क्लोज सरफेस पे कितना होगा
electric flux. So what is integral d phi? Phi. जैसे what is integral ds? आपने पढ़ा है s. तो what is integral d phi? Phi e. So पूरे इस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो यही होगा. मैंने आपको दिया फार्मूला, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, याद रखिएगा. अब देखिए इस फ्लक्स को हम आगे बढ़ाते हैं. इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं. जैसे ये देखिए, दिस इज एन एरिया और ये एरिया वेक्टर है ds. मान लीजिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. जैसे खिड़की है, राइट, और पानी बाहर जा रहा है, तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर दिखा रहा हूँ, पानी भी बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स होगा. हाँ, तो यहाँ बोलिए फ्लक्स कैसे निकालोगे? सेम फार्मूला ये जो मैंने अभी आपको दिया. फ्लक्स होगा E डॉट ds, यानी E ds cos थीटा. बोले बच्चों, what is theta? This is angle between A and ds. What is angle between A and ds? 0. So what will be flux? E ds cos 0. What is cos 0? 1. So what is flux? E ds. And this is called positive but maximum flux. Right? तो ये हो गया पहला केस. अब अगर ये है मेरा एरिया और एरिया वेक्टर ये जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है, E, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड. बोथ आर एट 90. ठीक है जी. ये आपका एरिया है, तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है. सो अब बोले इस केस में क्या होगा? फ्लक्स कितना होगा? फॉर्मूला सेम, E वेक्टर E डॉट ds. E ds cos थीटा. बोले आपके केस में थीटा क्या है? 90. तो E ds cos 90. cos 90 होता है 0. कोई फ्लक्स नहीं. तो फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब नेगेटिव फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ये देखिए, मान लीजिए ये है मेरा, ये एरिया वेक्टर आ गया, आउटर नॉर्मल से दिखाते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जा रहा है, अंदर आ रहा है. इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आ रहा है. जैसे खिड़की है, दरवाजा है, पानी अंदर आया, पानी बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है. तो खुद देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है और एरिया वेक्टर बाहर है, तो व्हाट इज एंगल? 180. तो फ्लक्स निकालिए. फ्लक्स तो होगा, फार्मूला आपको सिखाया गया है, वेक्टर E डॉट ds. E ds cos थीटा. बोलिए थीटा कितना है? 180. तो E ds cos 180. cos 180 होता है -1. आपका फ्लक्स होगा, लेकिन नेगेटिव में आ गया, क्योंकि इनवर्ड फ्लक्स है, अंदर आ रहा है. सो दिस इज नेगेटिव फ्लक्स. सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बच्चों इसका यूनिट भी निकालते हैं जरा, और इसका डायमेंशन. तो दैट इज ऑल. ये 2 चीज़ें अच्छी तरह से करिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद गॉसेस लॉ इजी हो जाएगा आपके लिए. अब आपको मैंने दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E डॉट ds. याद रखिएगा ये, ठीक. चलिए आप यूनिट्स बताइए जरा. ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो क्या बनेगा इसका यूनिट? न्यूटन पर कूलम इनटू, ये एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर, तो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाता है. ओके. सो इसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला भी बड़ा जरूरी है. ओके, ये समझ गए सारे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम. ओके. फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज. एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम। अब इसका डायमेंशन भी सीख लो, दैट इज ऑल। इसी फ्लक्स का डायमेंशन निकालते हैं। अब डायमेंशन के लिए चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको लिखना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट, और एरिया वेक्टर सेम ही रखो, फोर्स सेम ही रखो। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको आता है। चार्ज को लिखते हैं करंट इनटू टाइम इनटू ds, ओके। चार्ज को लिखते हैं करंट टू टाइम, आपने पढ़ा है 10th में, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, देयरफॉर चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो चार्ज की जगह IT लिखेंगे, क्योंकि जगह IT। चलिए करिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, m रेज पर 1 l रेज पर 1 t रेज पर -2, एरिया l रेज पर 2, करंट A एम्पियर रेज पर 1, टाइम t रेज पर 1। तो ये बना आपका डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, m रेज पर 1 l रेज पर 3, ये T1 ऊपर जाएगा, t रेज पर -3, ए भी आप न्यूमरेटर में लीजिए, a रेज पर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एरिया वेक्टर सेम रहेंगे, फोर्स को अपनी जगह, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, लगाइए डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का, मास इनटू एक्सीलरेशन, m रेज पर 1 l रेज पर 1 t रेज पर -2, ये एरिया l रेज पर 2, करंट का एम्पियर, टाइम का t रेज पर 1। तो फिर इनको सॉल्व करिए, m रेज पर 1 l रेज पर 2 और 1 हो गया l रेज पर 3, t1 जाएगा न्यूमरेटर में, t रेज पर -3, a रेज पर -1। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एरिया वेक्टर इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों ये इस तरह से कर लेने को, राइट, समझने 2-3 बार ये वीडियो देखिएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे गास लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।